हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच। इस वीडियो में डिटेल्ड में मैं आपको एकदम इजी वे में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा जिससे आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। कंप्लीटली इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश में समझाएंगे कि आखिरकार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच क्या होता है, उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने भी इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं हर चीज को एकदम हिंदी इंग्लिश में इस तरीके से समझाएंगे कि बस एक ही बार में आपको ये चैप्टर पढ़ के जो है ना वो बड़ा मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि इससे इजी आपको अगर कहीं मिल जाएगा तब आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलो तो आप मेरे साथ साथ कॉपी और पेन निकालो। जो जो नोट्स हम आप लोग को बताएंगे वो सारे नोट्स को मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए जाना, क्योंकि सिर्फ देखने से पढ़ाई नहीं होता है, लिखने और पढ़ने से पढ़ाई होता है। कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ साथ आप भी जो है वो बनाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम बार बार समझाते हैं कि जब कभी भी चैप्टर पढ़ो तो आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है। हाँ सर, ये तो आप हमेशा बोलते हैं हम लोग को। तो देखो यहाँ बेसिकली क्या लिखा गया है भाई, मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्ड है लोच जिसका मतलब होता है इलास्टिसिटी, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लो कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल सा बात है, लोच का मतलब होता है परिवर्तन। लोच का मतलब क्या होता है जी? परिवर्तन। यानी लोच का मतलब है चेंज हो जाना। अब ध्यान से समझना, आपका डिमांड, आप किसी भी वस्तु का मांग करते हो, ये आप हो, ये कौन हो भाई? ये आप हो, ठीक है। अब आप किसी भी वस्तु का क्या करते हो? मांग करते हो। हम सभी लोग किसी ना किसी वस्तु का मांग करते हैं। हम लोग किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो किसी भी कारण से ये जो आपका डिमांड है या ये जो मेरा डिमांड है, किसी भी कारण से अगर वो डिमांड चेंज हो जाए, वो डिमांड बदल जाए, इसका मतलब है या तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, हम लोगों का मांग जो है वो बढ़ जाएगा, या मांग जो है वो घट जाएगा। तो डिमांड को चेंज होना या मांग में परिवर्तन होना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। लोच का मतलब है कि चेंज हो गया। क्लियर है भाई? डिमांड क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई आखिरकार डिमांड चेंज होने के पीछे का रीजन क्या है। तो बेसिकली डिमांड चेंज होने का कई सारे रीजन है जो हम आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड, इससे पहले वाला चैप्टर जो है मांग का नियम, उसमें हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ क्या हमको समझना है कि हम लोगों का जो मांग है, हम लोगों का जो डिमांड है, वो डिमांड जो है वो चेंज हो गया। क्यों भाई? क्यों चेंज हुआ डिमांड? डिमांड इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जिस सामान को हम लोग खरीदते थे या जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग खरीदते थे उसका प्राइस बदल गया। हो सकता है या तो फिर प्राइस जो है वो बढ़ गया, या हो सकता है जो प्राइस है वो घट गया। तो कभी भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, किसी भी वस्तु और सेवा का प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, यानी प्राइस जो है वो या तो बढ़ गया या प्राइस जो है वो घट गया, प्राइस में चेंजेस आने के कारण जब हम लोगों का डिमांड में चेंज हो जाए तो उसे ही कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी डिमांड बदल गया ड्यू टू प्राइस। यानी जब कभी भी किसी भी वस्तु और सेवाओं की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से, किसमें भाई साहब बोल रहे हैं हम? कीमत में परिवर्तन होने की वजह से, जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत में परिवर्तन हो गया, किसी भी वस्तु का किसमें परिवर्तन हो गया? कीमत। कीमत मतलब होता है प्राइस। किसी भी गुड्स का प्राइस में परिवर्तन यानी प्राइस में चेंज हो गया, प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से, कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उस वस्तु का मांग में यानी बेसिकली उसका जो डिमांड है उस डिमांड में चेंजेस आ गया। यही कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब सिंपल है कि सपोज कर लो कि अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो आपका डिमांड जो है वो घट जाएगा, और प्राइस अगर घट जाएगा तो आपका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ये तो पता है हम लोग को। तो सिंपल सा बात है, आपका ये जो डिमांड है, ये डिमांड जो है वो चेंज हो गया। आपका ये जो डिमांड है वो डिमांड जो है वो बदल गया। क्यों बदल गया भाई? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो प्राइस बदल गया। यानी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से मांग में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड विल बी चेंज्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी गुड्स है, सर्विस है, उसका प्राइस बदल गया, उस वजह से आपका डिमांड जो है वो बदल गया। यही कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ सर, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो इसको इरेज करने दो हमको, सब चीज को नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं। सपोज कर लो कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप कोई सामान खरीदते थे सपोज, तो सपोज कर लो उस सामान का जो पहले कीमत था वो सपोज कर लो 20 रुपया केजी था। 20 रुपया केजी, जब 20 केजी था तो सपोज कर लो आप वो सामान 10 केजी खरीदते थे, आपका डिमांड 10 केजी था। अब क्या हुआ, उसका प्राइस जो है वो घट गया। प्राइस सपोज कर लो कितना हो गया, प्राइस जो है वो 10 केजी हो गया, प्राइस हो गया कम। प्राइस कम हो गया तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। तो सपोज कर लो डिमांड आपका हो गया 15 केजी, और सडनली सपोज करो प्राइस जो है वो बहुत हाई हो गया, प्राइस हो गया 50 रुपया केजी। लो भाई, तो आपका डिमांड क्या हो गया, घट जाएगा। डिमांड सपोज कर लो हो गया आपका 7 केजी। तो देखो ये जो है वो डिमांड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है भाई, ये डिमांड चेंज हो रहा है। किसके वजह से, प्राइस के वजह से। डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा यही नियम लागू होगा। कभी कभी कुछ कुछ हम लोग ऐसे सामानों को खरीदते हैं जिसका प्राइस बढ़ जाए चाहे घट जाए, हम डिमांड में कोई चेंज नहीं करते हैं। कोई कोई ऐसा भी सामान होता है जिसमें थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है, जिसकी वजह से हम डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस कर देते हैं। तो ये जो चेंज होता है वो जो है वो कई तरीके का होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमको कैलकुलेट करना होता है कि जब कभी भी किसी भी गुड्स का, किसी भी सामान का जब कीमत में चेंज हुआ और उसके साथ साथ उसका प्राइस में चेंज हुआ, तो कितना परसेंटेज या किस रेशियो में दोनों में चेंजेस आया है, उसी को हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है बेसिकली कैलकुलेट करना सीखते हैं। आ गया समझ में? ठीक है सर, आ गया समझ में। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कीमत लोच। अभी समझ गए ना, ये ईडी इज इक्वल टू, ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग में परिवर्तन या तो फिर मांग की लोच। फॉर्मूला होता है इसका ईडी यानी मांग की लोच बराबर, देखो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अच्छे से पहले हिंदी वाले नोट करो फिर इंग्लिश में बता रहे कितना परिवर्तन हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यानी मांग की लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग इस फॉर्मूला से भी, देखो यहां बगल में जो फॉर्मूला लिखा है इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। मांग में अनुपातिक परिवर्तन यानी कि ट्रेंगल Q बाय Q डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P बाय P, ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलने का। आ गया मेरा बात समझ में? अब ये जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी कि Q है, ये कैसे निकलता है, ट्रेंगल Q। तो ट्रेंगल Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 होता है, और ये जो मेरा ट्रेंगल P है, ट्रेंगल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 होता है। ठीक, इसके बाद ये जो Q है और ये जो P है, इसका मतलब है Q का मतलब है Q1 और P का मतलब है मेरा P1। अभी इसको नोट डाउन करो, अभी हम लोग फॉर्मूला में इसको पढ़ेंगे। और यहाँ देखो साइड में जो है वो सबका मतलब लिखा गया है कि ट्रेंगल Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब क्या होता है, ट्रेंगल P का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है। हमको मेन है इस फॉर्मूले को याद रखना, इसी से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में? नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन। चलो इंग्लिश में भी सेम देखो ये फॉर्मूला है, ऊपर में देखो, ये देखो यहाँ पे, एक मिनट भाई ये कहाँ चला गया, देखो इंग्लिश में भी देखो भाई सेम यही फॉर्मूला लिखा गया है। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एप्रोप्रिएट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट चेंज इन प्राइस। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला ऊपर में मेंशन है ट्रेंगल Q बाय Q डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P बाय P, और यहाँ उन सब का जो है वो मीनिंग बताया गया है कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे है डिट्टो वैसे नोट डाउन करके रखो। अभी हम आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताएंगे यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच निकालेंगे एक, उसके बाद हम 4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देंगे।
तो इस क्वेश्चन को अच्छा से सीखना, इसके बाद ही जो है चारों क्वेश्चन को बनाना और उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना। और हम देखते हैं कि कितना स्टूडेंट जो है आप लोग वीडियो देखते भी हैं या सिर्फ नाम बोल के बोल देते हैं कि सर पढ़ाओ और पढ़ने में एकदम पीछे हट जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको चारों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तभी आगे वीडियोस बनाएंगे, नहीं तो झूठ मूठ का जब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो बेकार का वीडियो बना के क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो यहां जो एक वर्ड यूज किया गया है न्यूमेरिकल से पहले एक चीज समझ लो, यहां जो एक वर्ड यूज किया गया है ये चेंज इन डिमांड, ये जो ट्रायंगल क्यू होता है इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट चेंज इन डिमांड। का मतलब क्या होता है, तो देखो आप इसको चाहे तो इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो। अभी इस ग्राफ को लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे, उसके बाद इस ग्राफ को फिर से आकर के हम आप लोगों को समझाएंगे कि ये कैसे बनता है। अब देखो ये हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा रुको यहीं पे बता ही देते हैं, क्या दोबारा आएंगे यहाँ। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। देखिए यहां पे ये क्या लिख रहा है, यहां पे जो है ये देखो जीरो एक्सिस है, ये यहां पे x है, ये यहां पे y है मेरा। इसके बाद जो OX जो है यानी बेस जो है वहां पे क्वांटिटी को रखा गया है यानी कि डिमांड को। इसके बाद जो XOY है वहां पे देखो रखा गया है, ये देखो मेरा प्राइस को। क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, ये देखो इस बॉक्स को देखना, C और F वाला बॉक्स को देखना, C और F वाला बॉक्स को देखना। और देखो वहां पे बोल रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस मेरा गिर रहा है तो नीचे देखो मेरा डिमांड देखो बढ़ रहा है, मेरा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल P आपको यहां दिख रहा है माइनस में, इसका मतलब है जब प्राइस घट रहा है तो ये देखो डिमांड जो है वो प्लस में है, इसका मतलब है कि डिमांड जो है मेरा वो बढ़ रहा है। और नॉर्मली होता यही है कि जब कभी भी गुड्स का प्राइस गिरता है तो डिमांड उसका क्या होता है, बढ़ता है। तो भाई कितना डिमांड, कितना प्राइस गिरा और कितना डिमांड बढ़ा, इसी को एप्रोप्रिएट बोला जाता है। कितने अनुपात में, कितने पोर्शन में दोनों जो है वो चेंज हुआ, आया समझ में, किस अनुपात में दोनों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आगे समझ में, हाँ सर आगे समझ में। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है यानी ये जो मांग की लोच होता है वो होता कितना तरीके का है सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की जो लोच होती है, मांग की लोच ये आखिरकार होता कितना टाइप का है सर, थोड़ा ये भी बता दो। तो ध्यान से देखो, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ये जो मांग का लोच होता है ये 5 तरीके का होता है, ध्यान से समझना। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप का होता है। देखो यहां पे लिखा गया है मांग की लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला लोचदार मांग। कौन सा मांग भाई, लोचदार मांग। अभी हम बताएंगे क्या होता है, अभी बस नोट डाउन करो। लोचदार मांग यानी कि रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। पहला लोचदार मांग यानी कि रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद एक होता है बेलोचदार मांग, इसका मतलब है इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि E इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। इन इलास्टिसिटी अभी बताएंगे। इसके बाद इकाई लोचदार मांग यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी E इज इक्वल टू 1। पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी E इज इक्वल टू 0। पूर्ण लोचदार मांग यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि E इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये इसका होता है 5 टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्या सीखे पता नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को मेंशन किया गया है लोचदार मांग, इसका मतलब है कि जिस अनुपात में या जिस पोर्शन में प्राइस बढ़ा है या प्राइस में चेंज हुआ उसी पोर्शन में जो है आपका डिमांड में भी चेंज हुआ। यानी कि जितना में प्राइस चेंज हुआ उतना ही पोर्शन में आपका डिमांड चेंज हुआ। वो है हम लोगों का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे बेलोचदार मांग यानी कि प्राइस में जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस आया लेकिन मांग में जो है वो ना के बराबर चेंजेस आया। प्राइस में चेंज हुआ लेकिन डिमांड में जो है वो ना के बराबर चेंज हुआ। कीमत में परिवर्तन हुआ मगर मांग में जो है वो ना के बराबर चेंज हुआ। इसके बाद इकाई लोचदार मांग यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है भाई कि जितना मेरा प्राइस में चेंज हुआ उतना ही पोर्शन में डिमांड में चेंज हुआ। सेम जितना पोर्शन में प्राइस में चेंज हुआ उतना पोर्शन में डिमांड में चेंज हुआ। जितना मांग में परिवर्तन हुआ उतना ही कीमत में परिवर्तन हुआ। इसके बाद बोला है पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस में पूरा चेंज हो गया। प्राइस या तो बहुत ज्यादा बढ़ गया या प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा घट गया, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया लेकिन इसके बाद भी आप डिमांड में कोई चेंज नहीं किए।
देखो जैसे मान लो कि टमाटर 30 रुपया केजी था, तो 30 रुपया केजी था भी तो आप 1 केजी खरीदते थे, और टमाटर देखते देखते 200 रुपया केजी हो गया, फिर भी आप टमाटर 1 केजी ही खरीदे। प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड आप अपना उतना का उतना ही रखे, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं किए। वैसे ही जैसे मान लो सरसों का तेल, सरसों का तेल क्या होता था, पहले आपका 80-90 रुपए 100 रुपए किलो था, तो 1 केजी आप खरीदते थे, फिर सरसों का तेल 200 हो गया, लेकिन फिर भी आपका डिमांड जो है वो 1 केजी ही रहा। यानी कि प्राइस में चेंजेस आ गया, पूरा प्राइस पूरा अप डाउन हो गया, लेकिन डिमांड आपका स्टिल वहीं का वहीं है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया। वो होता है पूर्णतः बेलोजदार मांग, यानी परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। मैं झुकेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, कितना भी महंगा हो जाए या कितना भी कम हो जाए, मैं झुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है। फिर 5 नंबर पे है पूर्ण लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से डिमांड में पूरा चेंज हो गया, या प्राइस उतना ही है, जितना पहले प्राइस था उतना ही प्राइस है, लेकिन आप डिमांड को पूरा चेंज कर दिए। प्राइस उतना ही है और डिमांड को पूरा आप चेंज कर दिए, ये कहलाता है परफेक्ट इलास्टिसिटी। इतना सा चेंज हुआ प्राइस, कीमत में इतना चेंज हुआ, या कीमत चेंज हुआ ही नहीं लेकिन डिमांड आपका एकदम से बदल गया, ये होता है पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, सब चीज समझ में आए? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से बैक करके चीजों को समझना और अपने वे में उसको लिख लेना। ठीक है, चलो सर जी, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन ऊपर के ऊपर। देखो हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले को भी समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सापेक्ष लोचदार मांग का उदाहरण। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला कॉलम में बोल रहा है वस्तु की कीमत, कीमत मतलब होता है प्राइस, तो बोला गया है देखो पहले किसी वस्तु का कीमत क्या था, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते, देखो ध्यान से समझना, यहां लिखा गया है वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स, इसके बाद बगल में लिखा गया है वस्तु की मांग यानी कि डिमांड ऑफ गुड्स। ध्यान से समझना, पहले जब P1 का मतलब है पहले, P2 का मतलब अभी, तो बोला गया है पहले जब प्राइस 5 रुपया था तो आपका डिमांड 10 था। अगर सामान का दाम 5 रुपया था तो आप 10 पीस खरीदते थे। अब सामान का दाम क्या हुआ, घट गया, 5 से 4 हो गया, 4 हुआ तो आपका डिमांड क्या हुआ भाई, बढ़ गया। तो आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब आपका डिमांड कितना पोर्शन में चेंज हुआ, यानी आपका जो है वो मांग की लोच आपको बताना है। ठीक है, चलो अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले माइंड में फॉर्मूला डालो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी बाय पी, बताए थे। अच्छा, इसी फॉर्मूले को क्या हम लोग पलट के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या किए भाई, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा कर दिए, उसी को पलट के लिख दिए। हाँ सर कर दो। तो सबसे पहले हम लोग को अब क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ निकालना है ट्रेंगल क्यू। तो ट्रेंगल क्यू कैसे निकलेगा, Q2 माइनस Q1, तो बताओ Q2 कितना है भाई, Q2 है 15 माइनस Q1 है 10 इज इक्वल टू ये हो गया 5। इसके बाद हम लोग निकालेंगे ट्रेंगल P, तो ट्रेंगल P निकलेगा P2 माइनस P1, तो P2 कितना है भाई 4 माइनस P1 कितना है 5, तो घटेगा तो ये कितना आया -5 आ गया। ठीक है, दोनों आ गया। इसके बाद P और Q बोला है, तो देखो भाई P कितना है मेरा, P का मतलब पहले का P है P1, P1 यानी P ये है मेरे लिए 5 और Q1 यानी Q ये है हम लोगों के लिए 10। ठीक है सर, सब कुछ आ गया। अब चलो यहीं पे इसको सोल्व किया जाए, तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालो, एक मिनट रुको, वहां थोड़ा छोटा हो रहा है जगह हमको। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ से हम लोग इरेज, थोड़ा सा जगह छोटा हो रहा है मेरा। ठीक है, यही नीचे हम इसको सोल्व कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं होगा जी, क्या होगा? चलो यहीं पे देखो, इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ सोल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बोला, तो ट्रेंगल क्यू है 5 डिवाइडेड बाय क्यू, तो Q1 हम लोग के लिए है 10 इंटू ट्रेंगल P, ट्रेंगल P है ट्रेंगल P हम लोग के लिए है -5 और डिवाइडेड बाय हम लोग के लिए है आपका फॉर्मूला में, एक मिनट गलत क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखिए, ट्रेंगल क्यू, तो ट्रेंगल क्यू कितना है, ट्रेंगल क्यू, तो ट्रेंगल क्यू हम लोग के लिए कितना है 5 है, तो यहाँ लिखे 5 डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्यू है हम लोग के लिए 10 इंटू ट्रेंगल पी, सॉरी पी बोला है तो पी कितना है 5 और डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू, ये फॉर्मूला ही गलत लिखे यहाँ ना, इसलिए हम बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है यहाँ। ठीक है, ट्रेंगल पी हम लोग के लिए कितना आ गया ट्रेंगल पी हम लोग के लिए है -5, सही कैलकुलेट कर रहे ना? अरे नहीं भाई, रुको रुको, एक चीज गड़बड़ है यहाँ पे,
ये हो गया ट्रेंगल Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, 15 माइनस 10 यानी कि ये हो गया 5, ये सही है। इसके बाद 5 माइनस ये हो गया -1 होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया -1, ठीक है। अब ठीक है, तो 5 × 5 = 25 और ये हो गया -10, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2.5। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बोल सही ले थे, हड़बड़ी में थोड़ा सा लिख गलत दिए उसको, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज कर लेना, आया समझ में। इस तरीके से जो है वो निकाला जाता है, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बोलने में हम मिस्टेक कर दी हड़बड़ी में, ठीक है। चलो अब यही देखो भाई, ये आप लोगों के लिए अब क्वेश्चन दे रहे, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले करके लिख करके इसको बनाना, ठीक है। चलो देखो, ये देखो आप लोग के लिए फिर से वही है, ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, इन सबका आंसर हमको चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। इसके बाद ये हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हो गया, समझ में आया। चलो इसके बाद क्या करना है, कुछ कुछ चीज आपको और जो है वो नोट डाउन करके रखना है। ये चीज हिंदी वाले लोग जैसे ये लिखा हुआ है इस चीज को वैसे ही लिख करके रखो, हम एक सेपरेट वीडियो में इस चीज को आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और अभी एमसीक्यू में भी ये चीज आएगा, रिपीट तो हम समझाएंगे। इंग्लिश वाले लोग, चलो इंग्लिश वाले लोग इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्लियर है। अब इतना तभी से जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चिल्ला रहे हैं, आखिरकार इसको बताने वाले कौन थे? तो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताने वाले पर्सन का नाम था प्रोफेसर फ्लक्स, याद रखना नाम, प्रोफेसर फ्लक्स, याद रखना, ये इस नाम को याद रखना, प्रोफेसर फ्लक्स ने जो है, उन्होंने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताया था। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, यानी मांग की लोच को कैलकुलेट करने का 3 मेथड्स होता है। एक होता है प्रतिशत या अनुपातिक रीति, एक होता है आपका ज्योमेट्रिक विधि यानी ज्योमेट्रिक मेथड, एक होता है कुल विधि यानी कि टोटल मेथड। और ये बस वो फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पे बताए हैं। मेन चीज है इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है प्रोफेसर फ्लक्स ने बताया था, ठीक है। इसके बाद कितना मेथड्स होता है? 3 मेथड्स होता है, याद रखना है, हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं इसके एमसीक्यूज के ऊपर, और अभी जो भी चीज समझाएं अगर वो चीज समझ में आया है तो एमसीक्यू जो है वो इजी बन जाएगा। बोला गया है मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गुणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक यानी कि पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, और ऑप्शन सी में है बोथ। तो याद रखना, ये जो गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ये होता है मांग का नियम, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि मांग का नियम होता है क्वांटिटेटिव, और मांग की लोच जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये होता है मांग होता है गुणात्मक, मांग का लोच होता है मात्रात्मक, डिमांड होता है क्वालिटेटिव, और लॉ ऑफ डिमांड होता है क्वांटिटेटिव, याद रखना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला फॉर्मूला है मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, एप्रोप्रिएट परपोनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परपोनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। यानी कि ये भाई ट्रेंगल Q बाय Q डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P बाय P, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है गिवन वस्तुओं के लिए कीमत की लोच होती है। फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम पहले भी पिछले वीडियो में बताए थे कि गिवन गुड्स का नियम है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फिगर फॉलोइंग द फिगर शो, निम्नलिखित सूत्र दर्शाता है, ध्यान से समझना। क्या बोला गया है यहाँ पे? ये 0 से x के बीच मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी है, यानी डिमांड है आपका। फिर O और Y के बीच में प्राइस यानी कि गुड्स का प्राइस है। अब गौर ये करना कि प्राइस के बीच वो जो बीच में लकीर खींचा है डिमांड, वो आपका प्राइस है। देखो प्राइस उतना ही है, प्राइस कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका डिमांड चेंज हो रहा है। प्राइस उतना ही है लेकिन देखो नीचे डिमांड आपका बढ़ रहा है। देखो सपोज कर लो, ये देखो इस तरीके से सपोज कर लो, ये लो, देखो आपका क्या बढ़ रहा है? ये आपका क्या बढ़ रहा है भाई? डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस उतना ही है, लेकिन आपका डिमांड एकदम से बदल रहा है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरा तरह से जो है डिमांड हम लोगों का क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी, प्राइस वही है, डिमांड बढ़ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इकाई से कम मांग की लोच निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिसिटी लेस देन वन, लेस देन वन। तो ऐसे वस्तुओं में हम लोग ना के बराबर चेंजेस करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है, आवश्यक वस्तुओं में कम होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी जो होता है वो 1 से कम होता है। 6 नंबर में मांग की लोच के माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड। तो उपरोक्त सभी, इनमें से सभी अभी बताए थे, ये तीनों ही मेथड्स है। क्वेश्चन नंबर 7, सापेक्ष लोचदार मांग व्यक्त करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज, यहां से क्या शोज करता है? तो ऑप्शन नंबर ए। देखो इसी चीज को यहाँ पे जो है वो अभी जो है एक टेबल हम बताए थे ना, ये देखो टेबल नंबर 1, देखो यहाँ पे इस चीज के बारे में वो बोल रहा है। देखो सापेक्ष लोचदार मांग, ये देखो ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो भाई सेम वही चीज को यहाँ पे बोला गया है। ये देखो ये इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में आगे समझ में ये होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है जो अभी अभी एग्जांपल में आप लोग के लिए छोड़े थे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, तो बता देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। हम आंसर बता दे रहे हैं -2.5 इसका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, निकाल लेना इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 पे क्या बोल रहा है? मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति के प्रतिपादन किसने किया? विच प्रोपाउंडेड द परसेंटेज ऑफ परपोनेंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी बताएं तो प्रोफेसर फ्लक्स ने। ठीक है, 10 नंबर में मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या होगा जिससे डिमांड जो है आपका चेंज हो जाएगा? वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड, सही है। प्राइस लेवल, प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा घटेगा। इनकम लेवल, इनकम बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा घटेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल रहा है मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बताए थे अभी 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार का ऊपर बताए ना भाई अभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है, ग्राफ समझना है। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है? फॉलोइंग फिगर्स आर शो। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो OX है ये आपका डिमांड है और OY जो है गुड्स का प्राइस है। देखो डिमांड उतना ही है, डिमांड उतना ही है, डिमांड उतना ही है, प्राइस बढ़ रहा है। ये देखो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस कितना भी बढ़ जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। मतलब कि प्राइस कितना भी महंगा हो जाए हम उतना ही सामान जो है वो खरीदेंगे, यानी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, यानी पूर्णतः लोचदार, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, पूर्णतः बेलोचदार, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है डिमांड में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला जा रहा है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स। जो नेसेसरी गुड्स होता है उसमें जो डिमांड का जो लेवल होता है वो 0 होता है, क्योंकि कितना भी महंगा सामान हो जाए, प्राइस बढ़ जाए घट जाए, डिमांड मेरा उतना ही रहेगा। 14 नंबर में मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड बदल गया ड्यू टू प्राइस। ठीक है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद अब आते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये जो हम लोगों का 15 है, 15 में भी ये वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फॉर्मूला से बनेगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, -1.5 होगा, कमेंट करके बताना। आंसर बनेगा तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो भी हमको कमेंट करके बताना, हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में डाल के इसको निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। एक रिजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। देखो अब आप लोगों को हम एक ड्राइंग बना के दिखा रहे हैं, एक ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, इसको कॉपी में एज इट इज नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ, ध्यान से समझना। ये 0 है, X है, Y है, OX पे डिमांड है, OY पे जो है वो प्राइस है। अब देखो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कहां चला गया भाई, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो इन लोगों के बीच में आता है, ध्यान से समझना। हाँ,
रुको भाई, थोड़ा ज्यादा ही गंदा बन गया ड्राइंग। ये ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को जो समझा रहे, ड्राइंग को नोट डाउन करके एज इट इज लिख लेना। ये जो हम लोगों का जीरो है, ठीक इसके लगभग ये जो सेंटर में होगा, लगभग किसमें होगा, सेंटर में। यहां इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है। इलास्टिसिटी बराबर रहता है, मतलब जितना में डिमांड चेंज हुआ उतना में ही प्राइस चेंज हुआ, जितना में प्राइस चेंज हुआ उतना में ही डिमांड बदला। कीमत में जितना परिवर्तन, मांग में उतना ही परिवर्तन, यानी बराबर। अब जब ऊपर होता है टॉप में तो होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा। और ये नीचे 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 ये होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को टच किया। अब बताओ ये जो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जो 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इलास्टिसिटी जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो इलास्टिसिटी जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये बीच में यहाँ क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और नीचे नीचे ये बीच में यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होता है। अब ये बोल रहा है कि जो लकीर खींचा गया है इसका सेंटर में क्या होगा, तो सेंटर में भाई ई इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब इकाई के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? इसको नोट डाउन करके रख लेना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, विलासिता वस्तुओं की मांग फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड इज। देखो लग्जरी गुड्स का मतलब होता है कि जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, महंगा गाड़ी हो गया, सोना चांदी हो गया, तो ये सब में डिमांड लेवल क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि बहुत अत्यधिक रहता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़े या घटे तो हम इसको जो है वो तुरंत डिमांड को चेंज कर देते, तो ये अत्यधिक लोचदार होती है, यानी हाई इलास्टिसिटी वाला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ में? हड़बड़ी में थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो हम थोड़ा सा मतलब पोस्टिंग करने में दिक्कत हो गए। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों को अगर सपोज कर लो कि अभी तक समझ में नहीं आया है, तो आओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक बार और समझा दे रहे हैं। जो स्टूडेंट वीडियो में अभी तक बने हैं, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस समय नहीं समझा पाए तो सॉरी, यहां जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फिर से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बच्चा लोग फिर से देखो, और जो समझ गए हैं ओके, वो वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं समझे हैं उसको समझाते हैं फिर से। इरेज कर लेने दो थोड़ा सा। हाँ चलो, तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। क्या बोला, यहां लिखा गया है वस्तु की कीमत और यहां वस्तु की मांग, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी। पहले प्राइस 5 था तो डिमांड 10 के बराबर था, फिर जब प्राइस घट के 4 हो गया तो डिमांड 10 से बढ़ के 15 हो गया। ठीक है, अब हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी बाय पी। अच्छा, इसी फॉर्मूला को पलट के ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी चीज को तो पलट करके लिखें। हाँ सर ठीक है। अच्छा, इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेंगल क्यू बाय ट्रेंगल पी इंटू पी बाय क्यू लिख सकते। हाँ सर, तीनों में से जो अच्छा लगे लिख दो। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ट्रेंगल क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1, मतलब जो चेंज आया वो लिखो। तो Q2 हो गया हम लोगों का 15, Q1 है 10, माइनस करेंगे तो हो गया 5। सेम वैसे ही ट्रेंगल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो P2 है हम लोगों का 4 माइनस 5, तो ये हो गया हम लोगों का -1। ठीक है, इसके बाद P बोला है, P का मतलब कितना है भाई, P हम लोग का यानी P1 5 है, और हम लोगों का ये जो Q है वो कितना है 10 है। सब चीज हो गया। अब फॉर्मूला में डालो देयर फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीनों में से जो फॉर्मूला अप्लाई करना है कर दो। चलो हम लास्ट वाला कर रहे हैं, सपोज कर लो। तो ट्रेंगल क्यू कितना है भाई, ट्रेंगल क्यू है 5 डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी, ट्रेंगल पी कितना आया है हम लोगों का -1 इंटू पी बाय क्यू, पी कितना है 10 और P है 5 और Q कितना है 10, यानी कि 5 5 25 माइनस 5 दूनी 10, 10 से कम 10। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो -2.5 हो गया, आंसर निकल के आ गया। आया समझ में? थोड़ा हड़बड़ी में पहले जो है वो गलत बता दिए थे, उसके लिए सॉरी। आई होप अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो जो भी वीडियो स्टूडेंट लोग अभी तक वीडियो में बने थे वो उसको देख सकते हैं। इस तरीके से जो है वो चीज निकाला जाता है। आगे समझ में, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आया। अगर हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन समझ में हम नहीं समझा पाए तो उसके लिए सॉरी। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो हमको जरूर कमेंट करके बोलना। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके डाउट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।